राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से और यहाँ के प्रभारी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। चला गया पर नवादा को गंगा जल महदूद नहीं है। साथियों, वक्त आ गया है परिवर्तन का। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात और एक ही नाम याद आता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। साथियों, अगर बिहार और नवादा को उन्नत बनाना है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान को बिहार में लाना होगा। मैं प्रणव कुमार, नवादा का बेटा, आप सबसे एक वादा चाहता हूँ, आप सबसे एक वादा चाहता हूँ कि आप सब आज यहाँ जाने से पहले एक कसम खाए कि अपनी पूरी ताकत लगा के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्र बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे और नवादा से जंगल राज खत्म करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, युवा लोजपा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव कुमार जी। ये युवा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही के
रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद यहाँ पर हमारे छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यामिनी मिश्रा जी मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह जी मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मौजूद यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेरे अभिभावक मेरे पिता तुल्य आदरणीय शमीम हवा जी मौजूद यहाँ पर हमारे संगठन मंत्री रविंदर सिंह जी मौजूद यहाँ पर हमारे प्रचार प्रसार के मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रचार प्रसार समिति के हमारे प्रमुख श्री संजय सिंह जी मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी जी मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नौशाद अहमद जी मौजूद यहाँ पर हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी मौजूद यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री परशुराम पासवान जी मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता राजेश भट्ट जी मौजूद यहाँ पर हमारे छात्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीमांत मृणाल जी मौजूद यहाँ पर हमारे आईटी सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार रानू जी मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह जी मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे प्रवक्ता श्री राजेश जी मौजूद यहाँ पर युवा के हमारे प्रदेश के सचिव श्री राजन नायक जी मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव सौरभ पांडे जी मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे सचिव प्रोफेसर विष्णुदेव पासवान जी तमाम प्रखंड कमेटी तमाम साथियों का राष्ट्रीय तमाम पदाधिकारियों का प्रदेश के हमारे तमाम पदाधिकारियों का यहाँ पर मौजूद अलग अलग प्रखंड से आए हुए हमारे तमाम प्रखंड के पदाधिकारी साथी विभिन्न पंचायतों से आए हुए तमाम हमारे पंचायत के पदाधिकारी साथी यहाँ पर मौजूद प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी आदरणीय बुजुर्गों माताओं बहनों मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों सबसे पहले आपको चुनाव साथियों का प्रणाम। और आज की इस कार्यक्रम में कही जाने वाली तमाम बातों को हम सबको सुनना जानना और समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है। आने वाले साल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके साथ
इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है। आज जो लोग बिहार में गठबंधन बनाकर रहते हैं, पिछले 33 साल से यही लोग और इनके गठबंधन के घटाकर बिहार पे शासन करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों से इन 33 सालों में बिहार का विकास नहीं हुआ, वो लोग आज बिहार में विकास की बात करेंगे। आज हालात देख लीजिए बिहार के, हर कार्य के लिए बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं दिल्ली में रहा, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई का कोई लड़का लड़की बिहार आए रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? यहाँ बुजुर्ग मौजूद है, इनको हम देखते हैं दिल्ली में जाकर एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुख सुविधा हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? अगर दूसरे राज्यों में अगर अस्पताल बने तो हमारे राज्य में क्यों नहीं बने? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है भैया कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जिसको आज भी विकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरे राज्यों में लोग जब विकास की बात करते हैं तो बात करेंगे भैया शॉपिंग मॉल की, मल्टीप्लेक्सेस की, मेट्रो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, और हमारे प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद आज भी अगर हम लोग विकास की बात करेंगे तो हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर, कैसे हमारे घर के सामने नली गली बने। ये विकास की सोच बिहार में सीमित होकर रह गई है। और आज जब चिराग पासवान इस सोच के खिलाफ एक विकसित राज्य बनाने की बात करता है, इस सोच के खिलाफ बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की बात करता है, जब चिराग पासवान बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करता है, जब बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गुस्सा आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी शक्ति लगा दी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने के लिए। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? क्या गुनाह किया चिराग पासवान ने? ना हमारे पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो फिर क्यों सारी शक्तियां चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती है? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलाने की बात करता है, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर की बात करता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, किसानों के हक अधिकारों की बात करता है, मजदूरों के हक अधिकारों की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, युवाओं के भविष्य की बात करता है। इसीलिए तमाम शक्तियां एक साथ होकर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती हैं। कैसे समाप्त करेंगी भैया, कैसे समाप्त करेंगी? जब चिराग पासवान के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं मिला तो इन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? तो षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, पर नहीं टूटा चिराग पासवान। षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का सामान इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ घर से निकालकर
क्या चिराग पासवान क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, भैया ना टूटने वाला हूं और ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी है आजमाने, सर पे कफन बांध के निकला हूं, जब तक बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, ये वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, जरूरी है विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना, जरूरी है ऐसे नेता और ऐसे राजनीतिक दलों को सत्ता में चुनकर लाना जो लोग सही में बिहार में विकास की बात करें। आज जितने लोग बिहार की सत्ता में बैठे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं, उन्होंने सिर्फ जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने का काम किया। कभी दलित को महादलित, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोड़ी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ हम लोग को बांटने का काम किया। और बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी बिहारी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझे। आज भी बिहार में छोटी छोटी सुविधाएं हम लोग के बड़ी समस्या बना हुआ। आज एक बरसात नहीं होती कि सड़क के हालात देख लीजिए। आज पूरा बिहार जल जमाव से ग्रसित, और यह हर साल की समस्या, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर। इस गठबंधन में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री वो रहेंगे, उस गठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वो ही रहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जिनके लिए सिर्फ राजनीति का मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? आज कहीं पर भी प्रधानमंत्री बनने की बात आती है विपक्ष के द्वारा, तो सबसे पहले भागे भागे कौन पहुंचते हैं? कौन पहुंचते हैं? नीतीश कुमार जी। पर बिहार में जो रोज हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, अपहरण होता है, डकैती होती है, उसमें कभी देखे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो? आए कभी किसी के गांव में? उसके बाद बातें देख लीजिए कि भाई 10 लाख क्या, हम 20 लाख रोजगार देंगे। 20 आदमी को भी रोजगार मिला है क्या? मिला है किसी को रोजगार? अगर मिला तो हाथ उठा के बोलिए, मिला किसी को? मिला किसी को? ये तो हालात है मुख्यमंत्री जी। आज बिहार बद से बदतर हालात में जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है भैया? कौन है जिम्मेदार? इसीलिए आज्ञा करने आया हो, जो मुख्यमंत्री बिहारियों को बांटने की राजनीति करते हो, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पढ़ने लिखने नहीं देते हो। क्या बोले थे भैया मुख्यमंत्री कि बिहार में उद्योग नहीं खुलेगा? बोले थे ना, याद है? बोले थे। हर समस्या का समाधान क्या है भैया मुख्यमंत्री के पास? क्या है? मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, समाधान यात्रा में निकले थे मुख्यमंत्री, बताएं क्या समाधान ढूंढे? बताएं क्या समाधान ढूंढे? एक ही समाधान है मुख्यमंत्री के पास। छात्र सड़क पर उतरेगा तो क्या देंगे छात्र को? शिक्षक सड़क पर उतरेगा तो क्या देंगे? अभियंता सड़क पर उतरेगा तो क्या देंगे? किसान सड़क पर उतरेगा तो क्या देंगे? पासी समाज अपने अधिकारों के सड़क पर उतरेगा तो क्या देंगे? ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन। ये है मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी की बांटने की राजनीति। हकीकत है भैया, हकीकत है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक उस गरीब जाति के हर व्यक्ति को हम लोग हाथ पकड़कर मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक विकसित बिहार की कल्पना हम लोग कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है बिहार का एकजुट होना और बिहारियों का एकजुट होना। यही आग्रह करने आज आप सबके बीच आया हूं। बिहार को जातियों में निरंतरता में बांटा गया, बिहार को अलग अलग धर्म समुदायों में बांटा गया, पर अब जरूरत है जात पात धर्म मजहब से उठने की। और एक हो, पहले हम बिहारी हैं और उसके बाद कोई जाति है और उसके बाद कोई धर्म है। उसके लिए एकजुट होकर बिहार को बस और बिहारियों को अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चिराग पासवान एक ईमानदार प्रयास कर रहा है बिहार को विकसित राज्य बनाने का। पर मैं जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबकी। आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोले जाएंगे, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठा के बताए, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, बस ये साथ दीजिए, बदलेंगे आपको, विकसित बिहार राज्य बनाकर दूंगा, ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करते। और अंत में एक वादा और, चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों को लीजिएगा, चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों को मारेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले दिनों में आज सबके साथ की अपेक्षा रखता हूं। पिछली बार गलती हुई मुझसे, कि एक गलत व्यक्ति के लिए आप लोगों के बीच आया, जिनको आप लोगों ने चुनकर भी भेजा, पर वो आप लोगों के बीच आएगा कभी। इस बार वादा करता हूं कि नवादा से इस बार जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी चुनाव जीतकर भारत की संसद में जाएगा, वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए काम करेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार बस, 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 बिहार बस। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। जन संवाद जन सैलाब में बदल जाएगा, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और इसका श्रेय मैं अपने पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को देता हूँ, जिन्होंने दिन रात
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की, और साथ में नवादा के हर एक व्यक्ति को जो इतने जोश के साथ, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, जिस जोश के साथ सब लोग आए यहाँ, उन्होंने मेरे हिम्मत को और बल दिया। जिस सोच के साथ मैं आगे चलने का काम कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार के निर्माण का एक ऐसा रोड मैप जिसके अभाव में अभी तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने अंतिम दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण किया, और इतने कम समय में 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तुरंत उस वक्त लॉन्च किया था, चुनाव के वक्त ही। और इन 2 सालों में जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर तक पहुंचा है जी। और अगर मैं कोई बड़ी बात करके अतिशोक्ति कर रहा हूं तो तुरंत आप लोग टोक दीजिएगा मुझे, पर मैं मानता हूं कि ये कारण है, इसी का ही परिणाम है कि आज युवा हो, समाज का हर एक वर्ग हो, जाति धर्म से उठकर जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, ये उनकी उम्मीद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे दर्शाता है, और साथ में मुझे मेरी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाता है कि बहुत उम्मीद के साथ पूरा बिहार एकजुट हो रहा है। और ये खुशी की बात है, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर आप मेरी सभाओं में देखिए, जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग आ रहे हैं और एक विकसित बिहार के निर्माण के सपने के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए सवाल है सर, नवादा के लोग जवाब, यहाँ का जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो सांसद है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो जिस तरह इनके बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जब ऐसे फैसले लिए गए हैं, इनकी शेल लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच तक ही होती है। अगला चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, उस चुनाव में पता चल जाएगा। और मैं तमाम ऐसे फैसलों की बात कर रहा हूँ। शुरुआत तो हम ही लोगों से हुई, हम ही लोग का परिवार पार्टी टूटी, बट उसके बाद श्रृंखला बढ़ी, शिवसेना के साथ भी हुआ, और अब हम लोग शरद पवार जी की पार्टी के साथ भी देख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगला चुनाव जो तुरंत अब लोकसभा का होने वाला है, वो इस बात को साबित कर देगा कि कौन सही है, कौन गलत है। बहरहाल मेरा विश्वास इतना ज़रूर है, और ये लोगों के उत्साह में भी दिखता है, ये विश्वास मेरा ज़रूर है कि जिन लोगों ने, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को धोखा देने का काम किया, मरणोपरांत उनके साथ छल करने का काम किया, कम से कम बिहार की जनता ऐसे लोगों को माफ़ तो नहीं करेगी। मतलब यहाँ के जो दावेदारी क्या होगी, यहाँ की सीट की आपकी होगी, या फिर अगर उधर जाता तो उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताएं। भाई 2014 में जब एनडीए से गठबंधन पहली बार हुआ था, मुझे लगता है ये बात पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं, मेरे पिता भी कई बार कह चुके हैं कि उसमें मेरी अग्रणी भूमिका थी। यूपीए के साथ हम लोग थे, पर मैं चाहता था कि मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ हम लोग आए। 14 का गठबंधन में जब मेरी भूमिका थी, 14 में सीटों के चयन, सीटों के बंटवारे में मेरी भूमिका थी। 2019 में सीटों के चयन, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में मेरी भूमिका थी। भाजपा के साथ कोई एक व्यक्ति जो पार्टी की तरफ से या मेरे नेता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो मैं ही था। तो ऐसे में इस सीट पर दावेदारी यकीनन मेरी ही बनती है, और ये दावेदारी तय है आने वाले दिनों में कौन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यहाँ से प्रत्याशी होगा, जल्द उस नाम की भी चर्चा। मतलब निवर्तमान सांसद को कहीं न कहीं चुनौती मिल रही है यहीं से, आप ही की पार्टी के वो भी अन्य थे पहले। भाई चुनौती तब मिलती है किसी को जब कोई रेस में होता है, जिनको जनता पहले ही नकार दे। मैं बड़ी बातें नहीं कह रहा भैया, हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम लोग भी सर्वे देखते हैं, हम लोग भी लोगों की राय सुनते हैं, जो सर्वेज आप लोग करते हैं, जो लोगों का ओपिनियन आप लोग लेते हैं, वो भी सुनते हैं। और मेरी अपनी भी मेहनत है भैया, गांव-गांव गया हूँ, पंचायत घूमा हूँ, तो मेरी अपनी मेहनत भी मेरे विश्वास को दम देती है कि आने वाले दिनों में चुनौती तो कम से कम। स्थानीय सांसद की मांग यहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं, बाहरी लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं। मैंने मन से ही इस बात की घोषणा कर दी। ये मांग इसीलिए उठ रही है क्योंकि आक्रोश है लोगों में कि जो जीत के जाता है वो क्षेत्र में रहता नहीं है। इस बार जो भी जीत कर जाएगा हमारी पार्टी से, मैं ये विश्वास दिलाऊंगा नवादा की जनता को कि वो आप ही के ही बीच में रहेंगे, ये जिम्मेदारी लेकर।